दोस्तों नमस्कार। आज हम 67 बीपीएससी मेंस के लिए चर्चा करेंगे WTO एग्रीकल्चर और जिनेवा पैकेज। सारे एस्पेक्ट को देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों उससे पहले यदि 67 बीपीएससी मेंस के जीएस पेपर 1 और 2 की तैयारी आप उच्च स्तरीय करना चाहते हैं, हाईएस्ट मार्क्स जीएस पेपर 1 2 में लाना चाहते हैं, तो आप टीम GCS का 95 PDF और वीडियो पढ़कर जा सकते हैं। इसका चार्ज 3000 है। 83 73 98 39 95 पे संपर्क करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसका चार्ज 3000 है। डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, आप संपर्क कर सकते हैं। आइए अब हम WTO एग्रीकल्चर और जिनेवा पैकेज पे हम चर्चा शुरू करेंगे। सबसे पहले यह जान लीजिए कि WTO से जुड़े हुए कोई भी प्रश्न आएगा तो उसकी भूमिका आपको लिखेंगे। सबसे पहले भूमिका लिखना है ऐसे। WTO एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी, जिसका मुख्य कार्य नियम आधारित वस्तुओं और सेवाओं के वैश्विक व्यापार को प्रोत्साहित करना। इतना लिखने के बाद अब आइएगा, अगर क्वेश्चन में कार्य पूछा जा रहा है तो लिखिएगा, नहीं पूछा जाएगा तो नहीं लिखना है। सीधे क्वेश्चन के जो डिमांड है उसी पे पहुंच जाना है। अपने मन से ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, जो पूछा जा रहा है वही लिखना है। इसके अलावा कितना जानते हैं उसको छोड़ दीजिए। तो कार्य पूछा जाएगा तो लिखिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, लेकिन हम कार्य आपको बता देते हैं। पहला कार्य है नियम आधारित विश्व व्यापार को प्रोत्साहित करना। दूसरा है वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार के विस्तार और उत्पादन के लिए वैश्विक व्यापार समझौता प्रस्तुत करना। यानी वस्तु और सेवाओं के व्यापार के विस्तार, यानी वस्तु सेवाओं के व्यापार को प्रोत्साहित बढ़ाने के लिए, वस्तु सेवाओं के उत्पादन बढ़ाने के लिए वैश्विक व्यापार समझौता प्रस्तुत करना। जैसा कृषि पर समझौता है, बौद्धिक संपदा अधिकारों पर समझौता है, देख रहे हैं, अभी मत्स्य सब्सिडी पर समझौता किया गया है। उसके बाद सदस्य देशों को वैश्विक व्यापार में रुकावट या अवरोधों को दूर करने के लिए, वार्ता के लिए एक मंच उपलब्ध कराना। WTO एक मंच है जहां सभी सदस्य देशों को एक छत के नीचे लाया जाता है। वहीं सभी मिनिस्ट्रियल, जैसा कि WTO को कि मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है MC, अभी 12 जून से 17 जून 2022 के बीच हुआ था। सभी सदस्य देशों के व्यापार मंत्री उसमें उपस्थित होते हैं और वैश्विक व्यापार संबंधी नियमों, वैश्विक व्यापार संबंधी अवरोधों को दूर करने की चर्चा करते हैं, प्रोत्साहित करने के लिए चर्चा करते हैं। और सदस्य देशों के भी व्यापारिक विवाद को निपटारा करना, सदस्य देशों के राष्ट्रीय व्यापार नीति की समीक्षा करना और सदस्य देशों के वैश्विक व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए तकनीकी और क्षमता निर्माण के लिए सहायता प्रदान करना इसके मुख्य कार्य है। इसको देखने के बाद अब हम लोग आएंगे WTO कृषि पर समझौता। जैसा कि जानते होंगे, WTO कृषि पर समझौता 1994 में उरुग्वे दौर के वार्ता के दौरान जो है किया गया था। और इस कृषि पर समझौते में कृषि पर समझौते के 3 मुख्य बातें हैं। बस 3 मुख्य बातें हैं, इसी को ध्यान में रखना है। सबसे पहला, घरेलू बाजार को खोलना, पहला प्रावधान। दूसरा प्रावधान है निर्यात सहायता को कम करना। तीसरा प्रावधान है घरेलू समर्थन को कम करना। 3 पॉइंट याद रखना है VBI, यानी घरेलू बाजार को खोलना, निर्यात सहायता कम करना और घरेलू समर्थन को कम करना। इसका कृषि पर समझौते। अब कृषि पर समझौते क्यों किया गया था ये जान लीजिए। जैसा कि जानते होंगे WTO का मुख्य कार्य है वस्तुओं और सेवाओं के नियम आधारित वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देना। यानी वस्तु सेवाओं, यानी कृषि वस्तु, गेहूं, चावल, ये जो देख रहे हैं, मक्का, सोयाबीन, जितना साग सब्जी, जितने भी कृषि उत्पाद उसको, उसके व्यापार को बढ़ावा देना, उस व्यापार में आने वाले किसी भी प्रकार के अवरोधों को दूर करना, ताकि एक देश की कृषि वस्तु दूसरे देशों में आसानी से बिक सके, दूसरे देशों की कृषि वस्तु तीसरे देशों में आसानी से बिक सके। इसमें विभिन्न प्रकार के जो अवरोध है उसको दूर करना कृषि पर समझौते का मुख्य उद्देश्य यही है। अमेरिका के किसान अगर भारत में मक्का बेचना चाहता है तो वह किसी प्रकार का उससे कठिनाई नहीं होनी चाहिए, वो आसानी से बिक सके।
बाजार में, भारत के बाजार में अमेरिकी किसानों का मक्का का दाम, भारत के किसानों के मक्का का दाम समान हो, किसी प्रकार का मतलब उसमें जो है भारत सरकार कृत्रिम तरीके से वह जो है मूल्यों में जो है किसी प्रकार का नियंत्रण न होना चाहिए। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है। इसी को लेकर समझौते में के 3 मुख्य प्रावधान है: घरेलू बाजार को खोलना, निर्यात सट्टा कम करना और घरेलू समर्थन को कम करना। अब देखिए घरेलू बाजार खोलने का क्या तात्पर्य है। घरेलू बाजार खोलने का अर्थ है कि सभी सदस्य देश अपने अपने देश में दूसरे देशों की कृषि वस्तुओं के बिक्री के लिए जो अवरोध है उसको हटा दे। यानी भारत के संदर्भ में अगर हम कहेंगे तो भारत अपने देश बाजार को खोल दे, यानी अमेरिका चाहे विश्व के किसी भी देश के कृषि वस्तु विश्व के किसी भी देश के किसान अगर भारत में अपना उत्पाद बेचना चाहता है तो वह उसका आसानी से बिक्री हो जाए, भारत सरकार द्वारा किसी प्रकार का बंधन उस पर न लगाए, कृत्रिम रूप से उसको हतोत्साहित न करे, उसके उत्पाद को मोल जोल में छेड़छाड़ न करे। तो इसी के लिए यह प्रावधान किया गया है। अब देखिए यहाँ प्रावधान है कैसे जो है दूसरे देशों के कृषि उत्पाद को रोका जाता है, देख लीजिए। मान लीजिए अमेरिका का एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए अमेरिका के किसान भारत के बाजार में अपना मक्का बेचना चाहता है, तो अमेरिका के किसान क्या करेगा? अमेरिका के किसान अगर मान लीजिए अमेरिका के किसान जो है 110 रुपये मतलब अमेरिका से मक्का भारत के बाजार में लाएगा तो उसका मूल हो जाएगा, उसका अमेरिका के बाजार में 100 रुपया था, 10 रुपया उसका भाड़ा हो गया, भारत के बाजार में आया तो उसका मूल हो गया 110 रुपया, 110 रुपया उसका मूल हो गया। भारत के किसान पहले से ही 110 रुपये किलो मक्का बेच रहा है, लेकिन भारत सरकार क्या करेगा? अमेरिका के किसान के जो 110 रुपया मक्का है उस पर जो है क्या करेगा? 20% जो है 20% शुल्क लगा देगा। 20% शुल्क लगाएगा तो 22 रुपया सीधे जो है 122 रुपया हो जाएगा। अब भारत के बाजार में भारत के किसान का मक्का कैसे बिक रहा है? 110 रुपया में। यानी भारत के बाजार में भारत के किसान का मक्का 110 रुपया में बिक रहा है और अमेरिका के किसान का मक्का 122 रुपया में बिक रहा है। तो इसका अर्थ है कि अमेरिका के किसान का उत्पाद भारत के बाजार में नहीं बिकेगा क्योंकि वह महंगा है, और महंगा 12 रुपया महंगा है। 110 का 20% 20 से और 10 का जो है 122, यानी 12 रुपया जो है वह महंगा है, इसलिए वह मक्का भारत के बाजार में नहीं बिक पाएगा। तो कृषि बाजार को खोलने का अर्थ है कि सभी सदस्य देश अपने अपने देश में दूसरे देशों की कृषि वस्तुओं की बिक्री के लिए अगर उत्पाद जाता है तो उस पर जो शुल्क लगाता है उसको समाप्त करे। तो इसमें प्रावधान है कि 2000 के अंत तक विकसित देश जो भी दूसरे देशों की कृषि वस्तुओं पर शुल्क लगाया है उसमें 36% कटौती करेगा, और विकासशील देश जो है 4 के अंत तक 24% कटौती करेगा। यानी दोनों मूल्यों को इक्वलाइजेशन किया गया है, दोनों में कटौती किया जाएगा। क्योंकि यह ज़्यादा शुल्क लगाया हुआ है, ये पहले से कम शुल्क लगाया हुआ है, इसलिए इसको पहले से कम कटौती करना है। और कुछ रियायत भी दी जाती है विकासशील देशों को, स्पेशल एंड डिफरेंशियल बॉक्स के तहत कुछ रियायत भी जो है दी जाती है विकासशील देशों को। तो इसमें 36%, इसमें 24%। तो जो कटौती किया गया है इसके बाद कोई देश क्या होगा? दूसरे देशों के उत्पाद पर शुल्क जो है क्या करेगा? शुल्क जो है या तो समाप्त करेगा नहीं तो कटौती करेगा। यह स्थिति है। तो ताकि जितना कटौती करेगा तभी तो अमेरिका के किसान का मक्का भारत के बाजार में बिक पाएगा, नहीं तो उसका तो महंगा होगा, बिकेगा ही नहीं। तो शुल्क की जो है कटौती करना है। इससे क्या होगा? दोनों के मूल्य में एक इक्वलाइजेशन आ जाएगा, बराबरी आ जाएगा। यही हाल विकसित देशों के भी है। अगला प्रोविजन है, क्योंकि अगर मान लीजिए शुल्क लगा देंगे, अमेरिका के किसान अगर भारत में आ रहा है, भारत सरकार 20% शुल्क लगा दिया तो नहीं बिकेगा ना। तो व्यापार में अवरोध पैदा करता है। और WTO कहता है कि नियम आधारित व्यापार हो, किसी प्रकार का जो है अवरोध पैदा न हो व्यापार में। तो व्यापार में अवरोध पैदा कर रहा है शुल्क,
इस शुल्क की कटौती किया गया है। अगला पॉइंट है निर्यात सहायता को कम करना। अब क्या किया है कि अमेरिका के किसान का उत्पाद जो है 110 रुपये जो है भारत के बाजार में आ रहा है। अब भारत के किसान का मक्का पहले ही से जो है 110 रुपये भारत बाजार में है। अमेरिका क्या किया, अब 110 रुपया पर वह 30% जो है निर्यात सहायता प्रदान कर दिया। किसको निर्यात सहायता? अमेरिका अपने किसानों को 30% प्रति किलो 30% जो है निर्यात सहायता प्रदान कर दिया। यानी 30% करिएगा तो 33 रुपया जो है वह क्या करेगा, हर किसान को प्रति किलो 33 रुपया जो है निर्यात सहायता दे रहा है। व्यापारी को 33 रुपया सहायता दे रहा है। अमेरिका के किसान का मक्का जो है अमेरिका के बाजार में 110 रुपये है और 33 रुपये जो है आप देख रहे हैं 33 रुपये कितना हो गया, 7 और 10 में से 3 गया 7, 77 रुपया, 7 3 10, 7 3 10 11। अब अमेरिका के किसान, अमेरिका क्या किया कि अपने किसानों के मक्का को भारत के बाजार में बेचने के लिए 30% जो है निर्यात सहायता दे रहा है। निर्यात सहायता अब जो है क्या हुआ, निर्यात सहायता दिया, वो सस्ता हो गया, 77 रुपये उसका दाम हो गया। 110 रुपये अमेरिका के बाजार में था, 77 रुपया होगा। 20% भाड़ा ले लेंगे, 20%, तो ये जो है बहुत सस्ता होगा उसका उत्पाद भारत के बाजार में। तो भारत के किसान जो है 110 रुपये मक्का बेचेगा, अमेरिका के किसान जो है भारत के बाजार में ही वो बहुत कम सस्ता जो है, बहुत सस्ता जो सामान बेचेगा। मान लीजिए 10 रुपये भाड़ा लगेगा तो 87 रुपये बेचेगा, 87 रुपये बेचेगा। तो भारत के बाजार में भारत के किसान का उत्पाद नहीं बिकेगा, अमेरिका के किसान का उत्पाद बिक जाएगा, जिसको डंपिंग कहते हैं, बिक जाएगा। तो इसमें क्या है कि निर्यात सहायता, WTO एग्रीकल्चर ऑन एग्रीमेंट में प्रावधान है कि सभी देश जो कृषि वस्तु के निर्यात पर सहायता देता है उसको कटौती करेगा। अब देखिए कटौती में विकसित देश 1994 से 2000 के बीच 21% कटौती करेगा और विकासशील देश 1994 से 2004 के बीच 10% कटौती करेगा निर्यात सहायता में। और निर्यात सहायता बजट में विकसित देश 2000 के अंत तक 36% और विकासशील देश 2004 के अंत तक 24% कटौती करेगा। यानी अब कोई देश दूसरे देशों में कृषि उत्पाद को बिक्री के लिए वह निर्यात सहायता नहीं देगा, ताकि वो दूसरे देशों में जाके और वहाँ पर निर्यात सहायता दे के वही वहाँ की कृषि वस्तु की तुलना में अपना दाम नीचा रख सके। अब निर्यात सहायता हम समझ गए ना। मान लीजिए अमेरिका के किसान, एक बार और समझिए, अमेरिका चाहता है कि मेरा मक्का भारत के बाजार में बिके। भारत के बाजार में मक्का का दाम 100 रुपये किलो है, अमेरिका के बाजार में मक्का 100 रुपये किलो है, लेकिन उसको भाड़ा लग जाता है भारत के बाजार में प्रति किलो 10 रुपये लाने में, 110 रुपया जाएगा, वो बिकेगा नहीं। तो अमेरिका क्या कर रहा है, प्रति किलो 30 रुपया सहायता दे रहा है, निर्यात सहायता। यानी वह 30 रुपया सहायता देगा तो क्या हो जाएगा, 10 रुपये भाड़ा हटा देगा तो ये उसका 20 रुपया बचत होगा। तो भारत के बाजार में 80 रुपये मक्का बेच सकता है, भारत के बाजार में 80 रुपये मक्का बेच सकता है। अब भारत के किसान का मक्का भारत के बाजार में 100 रुपये बिक रहा है, 10 रुपया मुनाफा लेगा तो ये जो है 90 रुपया में 10 रुपया जो है भारत के मक्का की तुलना में अमेरिका के मक्का सस्ता है, तो अमेरिका का मक्का बिक जाएगा, भारत के मक्का नहीं बिकेगा। तो इससे व्यापार में क्या हो रहा है, अवरोध पैदा हो रहा है, स्वतंत्र व्यापार के प्रतिकूल है, यानी नियम आधारित व्यापार के उल्लंघन कर रहा है। इसलिए WTO एग्रीकल्चर एग्रीमेंट में प्रावधान है कि विकसित देश 1994 से 2000 के अंत तक निर्यात सहायता में 21% और निर्यात सहायता बजट में 36% की कटौती करेगा। इसके अलावा विकासशील देश 2004 के अंत तक 10% निर्यात सहायता में, निर्यात सहायता बजट में 24% कटौती करेगा। चूंकि विकासशील देशों के पास संसाधन नहीं है, वो पहले से ही बहुत कम निर्यात सहायता देता है, इसलिए उसकी कटौती कम की गई है। और दूसरा है कि रियायत है, तो यह एक प्रोविजन है। अब जैसे कि निर्यात सहायता अगर जारी रहेगा तो कृषि वस्तुओं का व्यापार जो है क्या होगा, एक देश की कृषि वस्तु दूसरे देशों में नहीं बिक पाएगा।
ऐसा भी हो सकता है कि घरेलू देश के किसान, भारतीय किसान अपने बाजार में अपना उत्पाद नहीं बेच पाएगा, इसलिए अवरोध पैदा करता है, इसको समाप्त किया गया है। तीसरा प्रावधान है घरेलू समर्थन को कम करना, रेगुलेटिंग डोमेस्टिक सपोर्ट। घरेलू समर्थन, अब देखिए घरेलू समर्थन भी कैसे कृषि वस्तु के व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अवरोध पैदा करता है, यह समझना जरूरी है। सबसे पहले जान लीजिए, कृषि वस्तु इसको मिटा देते हैं। व्यापार को विरूपित करने वाला सब्सिडी। अब घरेलू समर्थन को कम करना तीसरा पॉइंट है इसमें। अब इस पॉइंट को हम दो भागों में बांटे हैं। घरेलू समर्थन को कम करना यानी घरेलू समर्थन को कम करना यानी सब्सिडी को कम करना। सब्सिडी भी व्यापार में बाधा पैदा करता है। अब सब्सिडी में कैसे व्यापार में बाधा पैदा करता है हम आगे चर्चा करेंगे। देख लीजिए, सबसे पहले घरेलू समर्थन को कम करना को दो भागों में, इसमें उस सब्सिडी को शामिल किया गया है जो व्यापार को विरूपित करता है और जो व्यापार यानी व्यापार में अवरोध पैदा करता है, जो व्यापार में अवरोध पैदा नहीं करता है। तो घरेलू समर्थन तो जो यानी सब्सिडी जो है वो कम करना है, तो सब्सिडी को दो भागों में बांटा गया है। एक जो है व्यापार में अवरोध न पैदा करने वाला, अवरोध न पैदा करने वाला सब्सिडी, और दूसरा व्यापार में अवरोध पैदा करने वाला सब्सिडी। तो व्यापार में अवरोध न पैदा करने वाला सब्सिडी को तीन भागों में बांटा गया है, ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स और स्पेशल एंड डिफरेंशियल बॉक्स। तो ग्रीन बॉक्स के तहत जो है देश, अलग अलग देश अपने किसानों को पर्यावरण संरक्षण के नाम पे, अनुसंधान विकास, किसानों को प्रशिक्षण के नाम पर, बाजार सूचना के नाम से वह सहायता देता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए खेत को समतल बनाने के लिए भारत सरकार, बिहार सरकार सहायता देता है। मनरेगा के तहत खेत को समतल बनाया जाता है ना, उसके लिए जो सहायता, अनुसंधान विकास के लिए सहायता दी जाती है। तो इसको कम, ये व्यापार में, कृषि वस्तु के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कोई अवरोध पैदा नहीं करता है। ब्लू बॉक्स, इस बॉक्स के अंतर्गत जो है किसानों की हानिपूर्ति की भरपाई के लिए सब्सिडी दी जाती है, या उत्पादन को कम करने के लिए, उत्पादन को कम करने के लिए, जो उत्पादन कम करने से जो हानि होगा उसके लिए जो है सब्सिडी दी जाती है। तो इसमें जो है इसकी अधिकतम सीमा नहीं है, कोई भी देश ग्रीन बॉक्स के तहत जितना चाहे उतना सहायता दे सकता है। लेकिन ब्लू बॉक्स के तहत जो किसानों के उत्पादन को सीमित करने के लिए, हानि क्षतिपूर्ति के लिए जो सब्सिडी दी जाती है उसकी अधिकतम सीमा है। और एक बॉक्स है स्पेशल एंड डिफरेंशियल बॉक्स। स्पेशल एंड डिफरेंशियल बॉक्स में क्या होता है, विकासशील देश अपने गरीब और कमजोर किसानों को कृषि वस्तुओं के निवेश पर जो है निवेश सहायता जो है ये देता है। कृषि वस्तुओं के निवेश पर जो है, कृषि वस्तुओं की आगतों पर सहायता देता है विकासशील देश। तो इसको कटौती करने की बाध्यता से छूट रखा गया है। अगला प्रोविजन है, अब व्यापार को विरूपित न करने वाला सब्सिडी आप देख लिए, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, स्पेशल एंड डिफरेंशियल बॉक्स, यानी इसको कम करने की बाध्यता से, वचनबद्धता से मुक्त रखा गया है। यानी यह इसके तहत जो सब्सिडी दी जाती है ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स और स्पेशल डिफरेंशियल से, उसे व्यापार में कोई कृषि वस्तु के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कोई बाधा नहीं आता है। अब जो है अगला जो सब्सिडी है व्यापार को विरूपित करने वाला सब्सिडी, उसको अम्बर बॉक्स के तहत रखा गया है। और अम्बर बॉक्स के तहत जो सब्सिडी रखा गया है उसके दो प्रकार है, एक उत्पाद विशिष्ट सब्सिडी और एक गैर उत्पाद विशिष्ट सब्सिडी। उत्पाद विशिष्ट सब्सिडी में उस सब्सिडी को रखा गया है जो कृषि वस्तुओं को प्रदान की जाती है, जैसे एमएसपी। एमएसपी भारतीय किसानों द्वारा, जैसा कि जानते हूं कि भारत सरकार वर्ष में 2 बार रबी और खरीफ की बुआई से पहले एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणा कर, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है, ताकि किसानों में कृषि वस्तुओं के मूल्यों को लेकर किसी भी प्रकार की अनिश्चितता का सामना न करे
अधिक उत्पादन की स्थिति में वह एक प्रकार का गारंटी है कि वह मूल्यों को जो है एक निश्चित कीमत से नीचे नहीं गिरने देंगे। एमएसपी। और अगला है गैर उत्पाद विशिष्ट सब्सिडी। इसके तहत जो है बीज पे, उर्वरक पे, ऋण पे सब्सिडी देता है सरकार। अब जैसे यूरिया पर सरकार सब्सिडी देती है, यूरिया पर देती है, सिंचाई पे सब्सिडी देती है, ब्याज कृषि ऋण है, ब्याज विविधीकरण योजना के तहत सरकार उस पर 3% ब्याज छूट देती है। तो इस सब्सिडी है और इस सब्सिडी को कम करना है। इस सब्सिडी को, चूंकि इस सब्सिडी व्यापार में अवरोध पैदा करता है। अब कहिए अवरोध पैदा कैसे करता है। अब देखिए एमएसपी, मान लीजिए अमेरिका के मक्का, अमेरिका ले लीजिए, अमेरिका के किसान का मक्का, मान लीजिए अमेरिका के किसान का मक्का जो है भारत के बाजार में आया, उसका दाम हो गया 110 रुपया। 100 रुपया वहाँ है, 10 रुपया भाड़ा लगा प्रति किलो, 110 रुपया है। यह भारत है। भारत के बाजार में सरकार पहले ही जो है एमएसपी मूल्य निर्धारित कर दिया है कि मक्का का दाम इस बार प्रति किलो होगा 100 रुपया किलो। एमएसपी निर्धारित कर दिया। या 90 रुपया मान लीजिए, 90 रुपया प्रति किलो सरकार मूल्य निर्धारित कर दिया, 90 रुपया। यानी भारत के बाजार में मक्का सरकार 90 रुपये भाव से पूरा मक्का खरीद लिया है किसानों से। या एमएसपी निर्धारित किया तो वही जो है 2 रुपया 3 रुपये ज़्यादा, 5 रुपये ज़्यादा करके बाजार में बिक जाता है या उसी दाम पर बिकता है। तो भारत के बाजार में मक्का का दाम 90 रुपया है बाजार भाव, और अमेरिका के उत्पाद जो है भारत के बाजार में आते हैं तो 110 रुपया हो गया है, तो वह नहीं बिक रहा है। अमेरिका के मक्का भारत के बाजार में नहीं बिकेगा। तो यह व्यापार में एक प्रकार के अमेरिका के कृषि वस्तुओं को, मक्का को भारत के बाजार में बेचने से रोकने का एक माध्यम है। ये व्यापार में एक अवरोध पैदा करता है, रुकावट डालता है। इसलिए इस एमएसपी को समाप्त करना है। समझ रहे हैं? आप समझ गए होंगे इससे। अगला है गैर उत्पाद विशिष्ट सब्सिडी। इसमें बीज पे, उर्वरक पे, ऊर्जा पे, सिंचाई पे, ऋण पर सरकार सहायता देती है। अभी कैसे व्यापार को अवरोध करता है। अब मान लीजिए भारत के बाजार में 90 रुपया जो है मक्का का दाम है, अमेरिका के बाजार में 100 रुपया है, लेकिन भारत के बाजार में लाते लाते 110 रुपया हो गया। अब भारत सरकार क्या क्या है, किसान को ऋण पर, बीज पे, उर्वरक पे, ऊर्जा पे, सिंचाई पे सब पर सहायता दे रहा है। यानी किसानों की जो लागत है उस लागत को जो है कम से कम करने का प्रयास कर रही है। तो किसान क्या कर रहा है कि बाजार में 90 रुपया से भी कम जो है वो 80 रुपया में उत्पाद बेच रहा है। 80 रुपया में दाम के दाम जितना किसान का लागत है उतना ही पर जो है बेच रहा है। तो व्यापार में चूंकि किसान को तो सरकार इस पर छूट दे ही दिया है, तो सब पैसा तो बचे जाएगा। तो अपना दाम जो है दूसरे देशों की कृषि वस्तुओं की तुलना में कम रखेगा ही, तो तभी उसको मुनाफा होगा। तो ये एक प्रकार का व्यापार में क्या करता है, अवरोध पैदा करता है। इसलिए इसको भी समाप्त करना है। अब इसमें क्या प्रोविजन है, विकसित देश जो है 2000 तक 6%, याद रखिएगा 6% जो है समर्थन मूल्य जो है सब्सिडी को कम करेगा, और विकासशील देश जो है 4 तक 13% कटौती करेगा। यह स्थिति है। और इसका गणना जो है 1986 से 88 के आधार मूल्यों पर की जाती है। यानी इसमें जो है समर्थन एएमएस जो है एग्रीगेट मेजरमेंट ऑफ सपोर्ट, एग्रीगेट और मेजरमेंट ऑफ सपोर्ट में विकसित देश जो है 2000 तक 6% कटौती करेगा, और विकासशील देश जो है 2004 तक 13% कटौती करेगा। यही प्रोविजन है। एग्रीगेट ऑफ सपोर्ट जो है 6 वर्ष की अवधि में 20% 20% कटौती करेगा। एग्रीगेट कृषि व्यवस्था विकसित 6 वर्ष की अवधि में समर्थन के संबंध में 20%, अब विकासशील देश
13%, यानी 20% है, सॉरी लिखा गया था, 20% कटौती करेगा। अब विकासशील देश 2004 तक 13% कटौती करेगा। अब देखिए जो सब्सिडी दी जाती है, यहाँ थोड़ा सा मिस कर गए हैं, जो सब्सिडी दी जाती है वो विकसित देश 2000 तक 20% कटौती करेगा, जितना सब्सिडी दी जा रही है। अब विकासशील देश 2004 तक 13% कटौती करेगा, याद रखिएगा। यानी सब्सिडी इस जो भी एमएसपी या इस पे सब्सिडी दी जाती है उसको कटौती करना है। और इसी में एक प्रोविजन है, एमएस के समर्थन के समग्र माप पर विकसित देश 5% की सहायता प्रदान कर सकता है किसानों को, यानी जितना सब्सिडी दे रहा है वो 5% सहायता अपने किसान को विकसित दे सकता है। और विकासशील देश 10% सहायता दे सकता है। लेकिन उस सहायता कितना होगा उसका गणना जो है 1986 से 88 के, याद रखिएगा, 1986 से 88 के मूल्यों के आधार पर किया जाएगा। यानी व्यापार को विविध करने वाला जो सब्सिडी है, सब्सिडी जो है किसान, विकसित और विकासशील देश दोनों अपने अपने किसानों को सब्सिडी दे सकता है, लेकिन उसका सीमा निर्धारित किया गया है कि वो 1986 से 88 के मूल्यों पे, 1986-88 में कृषि वस्तुओं का जो मूल्य था उसके आधार पे, उस आधार वर्ष की तुलना में, उस आधार वर्ष के आधार पर 5% सब्सिडी देगा और विकासशील देश 10% सब्सिडी देगा। यानी इससे अधिक सब्सिडी वह नहीं देगा। अब विवाद का मूल जड़ क्या है यह जानना है। अब हम WTO एग्रीकल्चर ऑन एग्रीमेंट में विवाद का मूल जो जड़ है वह देखने का प्रयास करेंगे। हम पहले ही कहे हैं कि व्यापार को विविध करने वाला सब्सिडी जो है अम्बर बॉक्स में रखा गया है। इसमें दो प्रकार का सब्सिडी है, उत्पाद विशिष्ट सब्सिडी यानी कृषि वस्तुओं प्रदान की जाती है, जैसा कि भारत में एमएसपी। ये भी एमएसपी क्या करता है, कृषि वस्तुओं के व्यापार को विरूपित करता है, यानी उसमें एक बाधा पैदा करता है। और गैर उत्पाद विशिष्ट सब्सिडी यानी बीज, उर्वरक, सिंचाई, इस पर जो सब्सिडी दी जाती है वह भी कृषि वस्तुओं के दाम को बाजार रेट से कम करने में सहायता रखता है, मदद करता है। यानी व्यापार को, कृषि वस्तु व्यापार को विरूपित करता है, यानी अवरोध पैदा करता है। WTO एमएस में, WTO कृषि पर समझौते में एक प्रावधान है कि विकसित देश कृषि पर जो सब्सिडी दे सकता है, लेकिन वह समर्थन के समग्र माप का, यानी टोटल जो सब्सिडी दी जाती है वह केवल 5% होगा। और विकासशील देश जो है वह 10% सब्सिडी देगा। यानी एमएसपी से लेकर बीज, उर्वरक का, सिंचाई पर जो सब्सिडी दी जाती है वह सब मिलाकर मात्र विकसित देश, विकासशील देश 10% देगा। लेकिन वह 10% सब्सिडी कैसे होगा, उस सब्सिडी का मूल्य होगा, उसका गणना 1986-88 में के मूल्यों के आधार पर होगा। 1986 से 88 के मूल्यों पर, मान लीजिए 1986-88 का मूल्य जो है अगर 100 रुपया है तो वह सब्सिडी जो है वह विकसित देश 5 रुपया देगा और विकासशील 10 रुपया टोटल सब्सिडी देगा। इससे ज़्यादा सब्सिडी नहीं देगा। इससे ज़्यादा सब्सिडी जो कृषि वस्तुओं का जो क्रय करेगा उस पर जो सब्सिडी देगा 1986-88 में जितना था उसका विकसित देश 5%, उसके आधार वर्ष के बराबर, यानी 1986-88 के मूल्यों के बराबर जो है 5% और विकासशील देश 10% सब्सिडी देगा। अब विवाद यही है। अब विवाद देखिए क्या है, अब यही जो है खाद्य सुरक्षा संकट पैदा हो रहा है। अब मान लीजिए भारत में जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत देश के 67% आबादी को 3 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये जो है गेहूं चावल जो है दी जाती है। यानी सब्सिडी पर चावल राशन जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से दी जाती है। और यही देश के 67% आबादी को गेहूं चावल दी जाती है, तो सब्सिडी की जो सीमा है वह 10% की सीमा को क्रॉस कर जाती है, क्रॉस कर जाती है।
कर जाती है। अब WTO एग्रीकल्चर ऑन एग्रीमेंट में प्रावधान है कि जो भी देश इस 10% सीमा से या विकसित देश 5% सीमा से क्रॉस करेगा, WTO में दंडित किए जाने का प्रावधान है। यही विवाद पैदा हो रहा है। यानी कृषि पर समझौते में प्रावधान है कि सहायता देना है, लेकिन 1986-88 के मूल्यों के आधार वर्ष के आधार पे वह जो है सहायता होगा और कुल सहायता 10% होगा, लेकिन उसका गणना 1986 से 88 के मूल्यों के अनुसार ही, आधार वर्ष के अनुसार ही होगा। और विकसित देश 5%। अगर कोई भी देश अगर अपने देश के लोगों को खास सुरक्षा पूरा करेगा तो निश्चित रूप से वह 10% की सीमा पार कर जाएगा। यह नियम है कि वह 10% ही सहायता दे सकता है, इसके ऊपर वह कोई सहायता नहीं देगा, वह बाजार मूल्य पर ही खरीद बिक्री करेगा। और भारत का MSP या खास सुरक्षा अधिनियम को लागू करता है तो 10% सहायता क्रॉस कर जाती है। 10% सहायता क्रॉस कर जाता है। ऐसे में क्या होगा, देश के करोड़ों लोग जो है भूखमरी के शिकार हो जाएंगे। तो भारत विवाद यही सारे विकासशील देशों का कहना है कि अगर हम 10% ही सब्सिडी देंगे तो मेरे देश के सारे लोग जो है, हमारे देश के अधिकांश जनसंख्या क्या हो जाएगा, भूखमरी के कगार पर पहुंच जाएगा। इसलिए हम लोगों को 10% की छूट दी जाए ताकि हम अपने जनता को खास सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। समझ रहे हैं? तो काफी हो हंगामा के बाद एक प्रोविजन है पीस क्लॉज, याद रखिएगा। WTO की किसी पर समझौते में खास सुरक्षा सार्वजनिक भंडारण को बनाए रखने के लिए कृषि पर समझौते के अनुच्छेद 13 में पीस क्लॉज का व्यवस्था है। और इस पीस क्लॉज को 2013 में बाली मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में 4 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ावा दिया गया है। तो पीस क्लॉज प्रावधान किया गया है कि जब तक किसी पर जब तक खास सुरक्षा का पर अस्थायी समाधान नहीं हो जाता है खास सुरक्षा भंडारण पे, तब तक विकासशील देश 10% सीमा को पार कर सकता है। यानी पीस क्लॉज के तहत एक अस्थायी छूट दी गई है सभी विकासशील देशों को अपने अपने देशों के नागरिकों को खास सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कि वो 10% की जो सब्सिडी सीमा है उसको अतिक्रमण कर सकते, उसको पार करके भी सब्सिडी दे सकता है। लेकिन अस्थायी प्रावधान पीस क्लॉज के तहत किया गया है। आप देख रहे हैं पीस क्लॉज के तहत अस्थायी है, इसलिए आज जो है भारत के 67% आबादी को सस्ते दामों पर अनाज मिलता है। अब ये भी जो है, अब देखिए कैसे व्यापार में अब सरकार तो 67% आबादी को गेहूं चावल दे ही रहा है, तो अमेरिका के जो है गेहूं और चावल क्यों खरीदे गरीब आदमी, वो बिकेगा ही नहीं। तो ये भी व्यापार में अवरोध पैदा करता है। लेकिन खास सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पीस क्लॉज के तहत अस्थायी छूट दी गई है। लेकिन भारत और अन्य विकासशील देशों का मानना है कि खास सुरक्षा भंडारण की अस्थायी समाधान हो सकता है भविष्य में यह समाप्त हो जाए अस्थायी पीस क्लॉज, तो फिर लोगों को जो है खुले बाजार से अनाज खरीदना होगा। तो यही विवाद है खास सुरक्षा भंडारण का या खास सुरक्षा की चुनौती, क्योंकि 10% की सीमा जो है यही चुनौती की गई है। और इसी का परिणाम है कि आज भारत सरकार कृषि क्षेत्रों में बीज है, उर्वरक है, सिंचाई है, इस पे सब्सिडी देने से जो सब्सिडी की कटौती कर रही है। कृषि क्षेत्रों में आज निवेश की चुनौती, सार्वजनिक निवेश में गिरावट हुआ है। सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में जो पहले बीज, उर्वरक, सड़क परिवहन पर जो सहायता दी जाती थी, वह सहायता जो कम करने के पीछे यही जो है WTO कृषि पर समझौता है। आज कृषि संकट जो पैदा हुआ है, कहीं न कहीं ये भी एक कारण है। तो यह स्थिति है। अब हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप लोग, मुझे विश्वास है कि आप लोग अब समझ गए होंगे। इसमें अब जो है हम बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास किए हैं। अब हम लोग कृषि पर समझौते के भारत पर प्रभाव और सकारात्मक नकारात्मक जो है प्रभाव हम चर्चा करेंगे। अब हम
देख रहे हैं। अब कृषि पर समझौते, जैसा कि जानता हूँ कि भारत कृषि पर समझौते पर हस्ताक्षरकर्ता देश है। हस्ताक्षरकर्ता देश होने के नाते भारत घरेलू बाजार को आसान बनाने के लिए प्रशुल्क में कटौती किया है, निर्यात सहायता में कटौती किया है, और जो घरेलू समर्थन है, मूल्य व्यापार को विपरीत करने वाले जो सब्सिडी है उसमें कटौती किया है। अब इसका क्या प्रभाव भारत के कृषि क्षेत्र पर पड़ा है, सकारात्मक और नकारात्मक, इस पर हम चर्चा करेंगे। यानी क्वेश्चन आ सकता है कि WTO एग्रीकल्चर पर WTO एग्रीकल्चर समझौते पर भारत के हस्ताक्षर के या कृषि पर समझौते के सदस्य होने के नाते भारत पर इसके प्रभाव की मूल्यांकन करें। तो उस स्थिति में क्वेश्चन आ जाएगा, तो उसमें दो एस्पेक्ट होंगे। एक तो डिटेल्स थोड़ा बताइएगा, उसके बाद उसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव होंगे। सकारात्मक प्रभाव में कृषि पर समझौते के तहत भारत को नए बाजार प्राप्त हुए हैं, विकसित देशों के विकास बाजार। चूँकि भारत कृषि पर समझौते के हस्ताक्षरकर्ता है भारत, इस माध्यम से वह विकसित देशों में कृषि उत्पादों को बेचने के लिए एक नए बाजार की प्राप्ति हुई है। दूसरा है कि निर्यात में विविधीकरण, अलग अलग देशों को में निर्यात करने के लिए जो नए बाजार प्राप्त हुआ है, अलग अलग कृषि वस्तुओं के बेचने के लिए एक अलग अलग विकल्प जो है सामने आया है। इससे निर्यात में विविधीकरण हुआ है और कृषि क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकी प्राप्ति हुई है। आज देखेंगे पंजाब हरियाणा में नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं कृषि क्षेत्र में। तो ये सब जैसे कि स्प्रिंकल सिंचाई है, इजराइल से आया है, देख रहे हैं। कृषि क्षेत्र में नए नए टेक्नोलॉजी जो है, उर्वरक है, कीटनाशक है, बीज है, ये जो है नए नए टेक्नोलॉजी प्राप्त हुई है। उसके बाद कि इससे कृषि निर्यात को बढ़ावा मिला है और व्यावसायिक खेती, जो कि वैश्विक बाजार में बायोटेक्नोलॉजी उत्पाद, बागवानी उत्पाद है, फल, सेब, संतरा, सब्जी, इसके निर्यात को जो है निर्यात प्रोत्साहित हुआ है, खपत में वृद्धि हुई है। इससे क्या हुआ है कि आज बागवानी उत्पादों का क्या हुआ है, बागवानी उत्पादों का विस्तार हुआ है, व्यावसायिक खेती को बढ़ावा मिला है। तो ये जो है सकारात्मक प्रभाव है। नकारात्मक प्रभाव में आप देखेंगे निर्यात आय में गिरावट। निर्यात में तो वृद्धि हुई है, लेकिन निर्यात से जो आय प्राप्त होता था उसमें गिरावट हुआ, क्योंकि कृषि वस्तुओं के मूल्यों में गिरावट आई है। उसके बाद खाद्य सुरक्षा प्रभावित हुआ है। जैसा कि जानते होंगे कि सब्सिडी जो है WTO एग्रीकल्चर में प्रावधान है कि कोई भी देश 1986 से 88 के मूल्यों के आधार पर ही वह अधिकतम 10% सब्सिडी दे सकता है। यानी उससे अधिक सब्सिडी देने पर दंडित किए जाने के प्रावधान है। तो सभी देश सब्सिडी में कटौती किया है। इससे खाद्य सुरक्षा, कृषि उत्पादन, कृषि क्षेत्र में संकट पैदा हुआ है। इसके माध्यम से जो है खाद्य सुरक्षा प्रभावित हुई है। और दूसरा है कि जो PDS के माध्यम से सब्सिडी दी जाती थी उसमें भी चुनौती पैदा हुई है। तो खाद्य सुरक्षा प्रभावित होने की आशंका है। लागत में वृद्धि। अब देखिए कि WTO एग्रीकल्चर पर समझौते के अलावा बौद्धिक संपदा अधिकारों पर समझौते में पेटेंट लेने का प्रावधान है। अब क्या है कि बीज है, उर्वरक है, कीटनाशक है, अलग अलग इस सब पर जो है पेटेंट लेने का प्रावधान है। और अधिकांश पेटेंट जो है बहुराष्ट्रीय निगमों के पास है, MNC के पास है, विकसित देशों की कंपनियों के पास है। विकसित देश जो है उर्वरक पे, कीटनाशक पे, अलग अलग कृषि वस्तुओं के, कृषि खेती के कार्यों में इस्तेमाल होने वाले जो उर्वरक है, कीटनाशक है, मशीन है, इसका पेटेंट प्राप्त कर लिया है। अब वो पेटेंट प्राप्त कर लिया है, अब भारत विकासशील देशों के किसानों को, भारत के किसानों को महंगे दामों पर कीटनाशक बेच रहा है, बीज बेच रहा है। इससे लागत में वृद्धि हुई है। और दूसरी बात कि सरकार भी सहायता कम कर दिया है, इससे भी किसानों को पूरा भार उठाना पड़ रहा है। तो इस सब कारण से कृषि संकट पैदा हुआ है, किसानों के आय में गिरावट हुआ है। आज भारतीय बाजार में ही दूसरे देशों के सस्ते कृषि उत्पादों से बाजार भरा पड़ा है। तो सस्ते आयात का खतरा पैदा हुआ है। सरकारी सहायता, जैसा कि जानते हैं कि सब्सिडी कम करना है, तो सरकार भी सब्सिडी कम किया हुआ है। इससे
सरकारी सहायता में गिरावट हुआ है, इसका प्रभाव कृषि समृद्धि पे और कृषि संकट पर पड़ा है। सरकारी सहायता में कमी होगा तो निश्चित रूप से क्या होगा, क्योंकि भारतीय किसान पहले से परंपरागत खेती करने वाले किसान थे, उनकी आय इतनी अधिक नहीं थी कि कृषि में जो है मशीनीकरण को प्रोत्साहित करे, कृषि में निवेश को प्रोत्साहित कर सके। और जो सरकार निवेश को प्रोत्साहित करती थी उसमें भी सहायता देती थी, उसमें भी कमी किया है। इससे क्या हुआ है, किसान, सारा भार किसानों पे आ गया है। इससे कृषि क्षेत्र में, और किसान तो पहले से गरीब है, तो कृषि क्षेत्र में क्या हुआ, समृद्धि जो है कम हुआ है और किसानों के आय लागत में वृद्धि से, सस्ते उत्पाद से कृषि संकट पैदा हुआ है। आज कृषि संकट के कारण ये भी है। अब प्रश्न है कि WTO कृषि मुद्दों पर WTO में भारत की क्या मांग है। भारत का मांग है कि खाद्य सुरक्षा के लिए जो सार्वजनिक भंडारण है, जो PDS सिस्टम के लिए पब्लिक लक्षित जो है TPDS है, टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए जो खाद का भंडारण किया जाता है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के क्रियान्वयन के लिए उसकी छूट दी जाए। पहला है छूट दी जाए और उसका अस्थायी समाधान हो। दूसरा है कि सब्सिडी की गणना कृषि उत्पादों पे या कृषि आगतों पर जो सब्सिडी दी जाती है उसके मूल्यों का गणना जो है 1986 से 88 के आधार वर्ष पर की जाती है, 1986 से 88 के मूल्यों पर की जाती है। इसको बदलने की मांग कर रही है भारत, वर्तमान मूल्यों पर किया जाए। उसके बाद विकसित देशों द्वारा विकृत करने वाले जो सब्सिडी दी जाती है उसको समाप्त करने की जो है मांग कर रही है भारत। अगला है खाद्य सुरक्षा और आजीविका के लिए अस्थायी समाधान जो है भारत चाहता है ताकि ग्रामीण आवश्यकताओं को पूरा कर सके। उसके बाद ग्रीन बॉक्स के तहत दी जाने वाली, ब्लू बॉक्स के तहत दी जाने वाली सब्सिडी पर कोई रोक नहीं है। विकसित देश क्या कहता है, ग्रीन बॉक्स और ब्लू बॉक्स के आड़ में अपने किसानों को तमाम तरीके की सहायता प्रदान करता है, जिससे उनकी लागत कम हो जाती है, वह सस्ते दामों पर अपने उत्पाद बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। भारत के पास संसाधन नहीं है कि वो ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स के तहत अपने किसानों को तमाम तरीके की सहायता दी जा सके। इसलिए भारत जो है मांग करता है, भारत और विकासशील देश, कि ग्रीन बॉक्स को स्पष्ट परिभाषित किया जाए ताकि इस बॉक्स के आड़ में विकसित देश अपने किसानों को अधिक से अधिक लाभ न पहुंचाए, सहायता न दे, ताकि वो उत्पादों को सस्ता न कर सके। तो यह स्थिति है। और खाद्य सुरक्षा सार्वजनिक भंडारण की मुद्दा वही है 10% की सीमा वाला, तो बता दिए हैं। अब हम लोग जिनेवा पैकेज चर्चा करेंगे। जैसा कि जानते हो कि WTO का मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हर 2 वर्ष पर आयोजित किए जाते हैं। यह WTO के निर्णय लेने वाली सर्वोच्च जो है संस्था है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। 12 जून से 17 जून के बीच जो है WTO का मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हुआ था, और इसमें सभी सदस्य देशों द्वारा जिनेवा पैकेज को अपनाया है। इस जिनेवा पैकेज के तहत जो है कई प्रावधान है, जैसे मत्स्य सब्सिडी पर अंकुश लगाने पर सभी सदस्य देश सहमत हो गया है। इसमें कहा गया है कि अवैध अनियमित मछली पकड़ने के लिए दी जाने वाली जो सहायता है, सब्सिडी है, उसको कम करना है, उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इस पर सहमत हो गया है, जो कि वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भविष्य में, क्योंकि एक ही बार जो है अधिक से अधिक मछली का अगर उत्पादन करेंगे तो मछली तो समाप्त हो जाएगा, तो आगे चल के जो भावी पीढ़ी है उसकी खाद्य सुरक्षा प्रभावित होगी। इसलिए अवैध और गैर रिपोर्टेड अनियमित मछली पकड़ने पर दी जाने सब्सिडी को प्रतिबंध लगाने पर सभी सदस्य देश सहमत हो गए हैं। उसके बाद कोविड-19 टीके, वैश्विक स्तर पर कोविड-19, वर्तमान और भावी कोविड-19 की आशंकाओं के बीच अधिक से अधिक टीके उत्पादन करने के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार के तहत जो अनिवार्य लाइसेंसिंग है उसकी छूट दी गई है। बौद्धिक संपदा अधिकार पर जो समझौते हैं उस पर छूट दी गई है ताकि अधिक से अधिक जो है टीके का उत्पादन हो सके। भोजन की सुरक्षा, अभी यूक्रेन रूस युद्ध के कारण आप देखे होंगे
कि यूक्रेन जो है रूस और यूक्रेन प्रतिबंध लगा दिया था वैश्विक खाद्य उत्पादों के निर्यात पर। तो अब जो है इसमें प्रावधान किया गया है कि भोजन सुरक्षा के लिए विश्व फूड कार्यक्रम, विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा मानवीय उद्देश्यों के लिए अगर कहीं अनाज खरीद रहा है तो उस पर कोई देश प्रतिबंध नहीं लगाएगा। समझ रहे हैं, खाद्य निर्यात पर कोई देश प्रतिबंध नहीं लगाएगा। मान लीजिए यूक्रेन प्रतिबंध लगा दिया था कि हम गेहूं का निर्यात नहीं करेंगे, गेहूं वैश्विक बाजार में गेहूं की जो है किल्लत हो गई थी, तो उस स्थिति में करोड़ों लोग भूखे मर जाएंगे। इसलिए अगर FAO मतलब विश्व खाद्य कार्यक्रम अगर गेहूं को किसी देश से खरीद रहा है तो कोई देश उस पर निर्यात प्रतिबंध नहीं लगाएगा। उसके बाद ई-कॉमर्स प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक जो है प्रसारण पर कोई 31 मार्च 2024 तक कोई देश शुल्क नहीं लगाएगा, सीमा शुल्क नहीं लगाएगा। और स्वच्छता आपादक स्वच्छता पर घोषणा की गई है। वे पौधा, जानवर और सूक्ष्मजीव, याद रखिएगा, खाद्य, जानवर और पौधे में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पहचाने गए महत्वपूर्ण जो है चुनौतियों को पहचान के लिए एक वर्क कार्यक्रम शुरू करने पर प्रतिबद्धता जो है सदस्य देश जारी किया है। जो वस्तुओं जैसे खाद्य है, पौधे हैं, जानवरों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, उसमें जो चुनौती है खास करके पादप स्वच्छता से जुड़े हुए, उसकी पहचान के लिए एक वर्क प्रोग्राम यानी कार्यक्रम शुरू करने की प्रतिबद्धता सभी देश किया है। इसके अलावा सभी देश WTO सुधार पर भी सहमत हो गए हैं। तो यह प्रोविजन है, इसको देखेंगे और इसका निहितार्थ क्या होगा। इससे जो वैश्विक स्तर पर मछलियों के जो अवैध उत्पादन है उस पर रोक लेगा, भावी पीढ़ियों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो पाएगी। यह स्थिति है। कोविड-19 टीके में बौद्धिक संपदा समझौते से छूट मिलने पर अधिक से अधिक टीके का उत्पादन होगा। इससे सदस्य देशों को, इससे वैश्विक समुदाय को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता, टीके तक पहुंच बढ़ेगी। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने पे वैश्विक स्तर खाद्य सुरक्षा प्रणाली में सुधार होगा और मजबूती होगी। और ई-कॉमर्स प्रसारण पर शुल्क नहीं लगाने से जो अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल प्रसारण है उसकी आवाज़ संचालन सुनिश्चित हो पाएगा, इस पर रोक थोक नहीं लगेगा। उसके बाद स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता पर घोषणा, इससे जो है गुणवत्ता मेंटेन हो पाएगी। और WTO सुधार से विकासशील देशों को जो शिकायत है खास करके WTO की विवाद निपटान प्रणाली में, उस निपटान से की चुनौतियों से निजात पाएगा विकासशील देश। लेकिन इसकी चुनौती है मत्स्य सब्सिडी पर अंकुश लगाने से विकासशील देशों को घाटा होगा, क्योंकि विकासशील देशों के करोड़ों लोग, अरबों लोग जो है उनके खाद्य सुरक्षा में मछली जो है एक प्रमुख घटक है। इसके उत्पादन को अगर सीमित किया जाएगा तो खाद्य सुरक्षा प्रभावित होने की आशंका है इसका। उसके बाद जो है खाद्य निर्यात प्रतिबंध से छूट है तो इससे लाभ होगा। और स्वच्छता पर घोषणा से यह एक प्रकार के विकासशील देशों के उत्पादों को विकसित देशों के बाजार में रोकने अवरोध के रूप में देखा जा रहा है। आगे चलकर इसका दुरुपयोग की आशंका से इनकार नहीं कर सकते हैं। यह स्थिति है। तो कई चुनौतियां हैं, आप देख रहे हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा। बाकी हम आगे भारत अमेरिका पर चर्चा करेंगे।